सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज जिस तरीके से डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रश्न पोस्ट किया गया था कि कहानी परिंदे की संवेदना को उद्घाटित करें, उसके डिस्कशन को देखेंगे कि उस आंसर को किस तरीके से लिखा जाए या क्या अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन से संबंधित। यदि आपके पास एक क्वेश्चन नहीं होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत देख लीजिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले ज़रूरी यह है कि हम इस कहानी की संवेदना को समझें, ताकि एटलीस्ट जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन के अप्रोच को जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो समझ में आ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट डिस्कशन है, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि कंसेप्ट डिस्कशन ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कहानी को नहीं पढ़ेंगे, आपको वो कहानी पढ़नी ही पढ़नी है। और क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी अपने पेपर 2 के अंतर्गत जो व्याख्या खंड पूछता है, यदि आप कहानी पढ़ेंगे तभी आप सहज हो पाएंगे उनके उत्तर देने के लिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। परिंदे जो कहानी है वो देखिए निर्मल वर्मा जी ने लिखी है, और निर्मल वर्मा जी को नई कहानी दौर के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। और ये कहानी जो है परिंदे, उसे ऐसा माना जाता है कि नई कहानी जो दौर शुरू हुआ था उसमें सर्वप्रथम कहानी यही थी। तो ऐसे में इस कहानी का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप कैरेक्टर समझिए। कैरेक्टर 3 ही प्रमुख हैं यहाँ पे, लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। या इस तरीके से मैं कहूँ कि लतिका ही प्रमुख कैरेक्टर है, सारी की सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो भी ऐसा कहना गलत नहीं होगा। कुछ गौण कैरेक्टर हैं, जूली, गिरीश नेगी और करीमुद्दीन। तो देखिए, डॉक्टर मुखर्जी जो हैं वो बर्मा से आए हुए हैं, और बर्मा के अंतर्गत ही जब वे बर्मा में थे तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी डॉक्टर मुखर्जी की। और अब लगभग उन्हें 1 दशक हो चुका है, और वो इसी स्कूल में जहाँ पर ये तीनों के तीनों टीचर हैं, ये तीनों कुमाऊँ। यदि आप उत्तराखंड से परिचित होंगे तो उत्तराखंड में 2 क्षेत्र आते हैं, कुमाऊँ और एक गढ़वाल। तो ये पूरी कहानी कुमाऊँ क्षेत्र की कहानी है। वहाँ पर एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है और ये तीनों के तीनों वहीं पर टीचर हैं उस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के अंतर्गत। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक दिन के पश्चात स्कूल्स की छुट्टियां लगने वाली है, उस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की छुट्टियां लगने वाली हैं, और रात का समय है। लतिका के पास एक पत्र पहुंचता है। ये प्रेम पत्र है जो कि कुमाऊँ रेजिमेंट, जो सेना का रेजिमेंट है, कुमाऊँ सेना का जो रेजिमेंट है, उसके एक युवा सैन्य अधिकारी ने लिखी है। किसे? ये पत्र है जूली के नाम पर। तो लतिका को वो पत्र मिल जाता है, और लतिका उस पत्र को लेकर तुरंत जूली के पास जाती है। जूली इस समय अपनी सहेलियों के साथ गपशप कर रही है। रात का समय है, क्योंकि सब एक दिन के पश्चात अलग हो जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। तो रात में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि चहल पहल का समय है। और लतिका तुरंत उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पर जूली है। जूली को तुरंत बुलाती है अपने पास और जूली से पूछती है कि पत्र किसने लिखा है। तो जूली पहले तो मना करती है कि मैडम मुझे नहीं पता है, और लतिका उसे काफ़ी डांटती है कि जूली तुम इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, प्रेम के चक्करों में मत पढ़ो, अभी ज़रूरी है कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और ये कह के लतिका उसे छोड़ देती है। तो जूली बोलती है कि मैडम पत्र तो दे दीजिए, लेकिन लतिका अपने पास ही वो पत्र रख लेती है। वो लतिका जूली को पत्र नहीं देती है। तो अब ये समझते हैं, देखिए कि लतिका का ऐसा व्यवहार क्यों है। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जिस तरीके से जूली को ये पत्र मिला है, उसी तरीके से कभी लतिका गिरीश नेगी से प्रेम करती थी। गिरीश नेगी भी लतिका को कुछ इसी प्रकार से प्रेम पत्र लिखा करते थे। दोनों में अच्छा प्रेम था। गिरीश नेगी भी कुमाऊँ सेना का जो रेजिमेंट है उसी के अंतर्गत एक सैन्य अधिकारी थे, लेकिन एक युद्ध के अंतर्गत गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि लतिका का ऐसा व्यवहार क्यों है जूली के प्रति। तो इसके पश्चात क्या होता है कि हमें ह्यूबर्ट की कहानी अब बताई जाती है। ह्यूबर्ट भी वहीं पर एक टीचर है, और ह्यूबर्ट जो है वो लतिका से प्रेम करता है। ठीक है, उसे प्रेम है लतिका से, ह्यूबर्ट को। और ह्यूबर्ट एक प्रेम पत्र लतिका को देता भी है। लतिका प्रसन्न होती है कि चलिए अभी भी उससे कोई प्रेम करता है, लेकिन फिर भी लतिका तो प्रेम गिरीश नेगी से ही करती है। भले ही गिरीश नेगी अब नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी गिरीश नेगी की यादों से ही लतिका को प्रेम है। तो ह्यूबर्ट
लेकिन ह्यूबर्ट को ये नहीं पता होता कि लतिका के जीवन में कोई गिरीश नेगी नाम का भी व्यक्ति था। ह्यूबर्ट को लगता है कि वो उसने प्रेम पत्र दिया है, लतिका का जवाब उसे मिल जाना चाहिए, लेकिन लतिका का जवाब आता नहीं है। और कुछ समय के पश्चात ह्यूबर्ट को डॉक्टर मुखर्जी से ये चीज़ पता चल जाती है कि लतिका किसी गिरीश नेगी नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी। कोई सैन्य अधिकारी था जो किसी युद्ध में मारा गया। तो ह्यूबर्ट जाके लतिका से माफ़ी मांग लेता है, जो उसने पत्र दिया था, प्रेम पत्र दिया था लतिका को। और बाद में हमें कहानी में ये भी चीज़ पता चलती है कि ह्यूबर्ट को कैंसर भी है। ह्यूबर्ट इस चीज़ से भी दुखी रहता है कि उसे कैंसर है, और जब छुट्टियां लगने वाली रहती है तो ह्यूबर्ट भी अगले दिन दिल्ली चला जाता है। तो यहाँ पर बचते हैं डॉक्टर मुखर्जी। देखिए, डॉक्टर मुखर्जी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सुलझा हुआ और सधा हुआ कैरेक्टर है। जब आप पढ़ेंगे कहानी तो आपको समझ में आएगा। डॉक्टर मुखर्जी यहाँ पर डॉक्टर पीएचडी से नहीं, वो एमबीबीएस ही हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी क्या करते हैं ना, वो लतिका को समझाने की कोशिश भी करते हैं। लतिका को वो एक चीज़ ये बोलते हैं कि लतिका, यदि जीवन में हम किसी भी चीज़ से जोंक की तरह चिपके रहें, जोंक, और उसे ना भुला पाएँ, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी हमारी, सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। वो इस परिप्रेक्ष्य में लतिका से कहते हैं कि लतिका कई सालों के पश्चात भी गिरीश नेगी को नहीं भूल पाती है, और जब जीवन में एक नई दस्तक भी मिलती है उसे ह्यूबर्ट के द्वारा, तो भी लतिका उसे अपना नहीं पाती है। तो डॉक्टर मुखर्जी उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब कहानी का अंत होने वाला है, और कहानी का अंत कुछ इस प्रकार से है कि लतिका को चीज़ें समझ में आती जो डॉक्टर मुखर्जी बोलते हैं, और लतिका जो पत्र शुरुआत में लतिका अपने पास रख लेती है वो जाके जूली को दे देती है। ये कहानी के अंत में दिखाया है। और जो करीमुद्दीन है, करीमुद्दीन कौन है? यहाँ पर प्यून है, इस स्कूल के अंतर्गत डे बोर्डिंग स्कूल में प्यून है, क्लर्क है, आप कह सकते हैं। तो वो माउथ ऑर्गन बजाता है। अब आपको माउथ ऑर्गन नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा माउथ ऑर्गन क्या होता है। माउथ ऑर्गन बजाता है, कहानी में बिल्कुल यही टर्म यूज़ किया, माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन बजाता रहता है पूरी कहानी के अंतर्गत, लेकिन जब जब वो कहानी में माउथ ऑर्गन बजाता है तो उसी कहानी के उसके धुनों में एक उदासी होती है, उदासीनता होती है। लेकिन जब कहानी का अंत होता रहता है और जब लतिका ये पत्र जूली को दे देती है, तो करीमुद्दीन के माउथ ऑर्गन में जो धुन होती है वो काफ़ी खुशनुमा, खुशहाल होती है। तो देखिए, ये कहानी जो बाकी नई दुनिया या एक दुनिया समानांतर के अंतर्गत जो कहानियाँ हैं, या जो नई कहानी दौर के अंतर्गत कहानियाँ हैं, उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो एंडिंग दिखाई जा रही है ना, वो हैप्पी एंडिंग है। बाकी आप कहानी पढ़ेंगे ना तो उन कहानियों में ये हैप्पी एंडिंग जैसी चीज़ नहीं होती। इस कहानी में ये हैप्पी एंडिंग का तत्व नज़र आता है कि लतिका जाके पत्र जूली को दे देती है, करीमुद्दीन के माउथ ऑर्गन पर एक खुशनुमा धुन है, तो यहीं पर कहानी एंड हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि संवेदना क्या है आखिरकार इस कहानी की, क्या समझाना चाहते हैं निर्मल वर्मा जी हमें। देखिए, निर्मल वर्मा जी जो सबसे पहले चीज़ समझा रहे हैं वो है मध्य वर्ग में अकेलापन कितना व्याप्त है, मध्य वर्ग के अंतर्गत कितना अकेलापन है। उसी के चलते जो व्यक्तित्व विखंडन होता है या आत्मनिर्वासन जैसी चीज़ें आती है। यदि आपको ये टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आ रही हैं तो नई कहानी दौर का एक वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए जाकर पहले, और अब तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि क्या मैं कह रहा हूँ। व्यक्तित्व विखंडन या आत्मनिर्वासन जो दर्शाना चाह रहे हैं निर्मल वर्मा जी, आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में लतिका को देख सकते हैं, जिसने एक तरीके से अकेलेपन से ही प्यार कर लिया है, अकेलेपन से उसे प्रेम हो गया है, और यही चीज़ दर्शा रहे हैं निर्मल वर्मा जी यहाँ पर। उसी तरीके से दूसरी जो चीज़ दर्शा रहे हैं निर्मल वर्मा जी वो ये है कि मृत्यु को इंतज़ार सभी के सभी चरित्र यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो ह्यूबर्ट हो जिसे कैंसर हो गया है और वो उसी से दुखी है। दूसरा, आप लतिका को देखेंगे तो लतिका के जो स्टेटमेंट्स हैं कहानी के अंतर्गत, वो कई बार वो ये सोचती है कि वो स्वयं लतिका या प्रोफेसर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी या ह्यूबर्ट, ये सब कहाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने आप को परिंदे जो है उससे कंपैरिजन करती है, क्योंकि कई परिंदे क्या होते हैं, जब समर या ग्रीष्म ऋतु होती है तो कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं, और जब एक बार शीत ऋतु शुरू होती है तो कुमाऊं क्षेत्र से चले जाते हैं। तो वो भी यही सोचती है कि क्या वो प्रोफेसर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी, क्या वो भी इन्हीं परिंदों की तरह कहीं ना कहीं उड़ जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है वो सब अपनी अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो सब इतने उदासीन हो गए हैं, या जिस तरीके का चारित्रिक टूटन हो गया है सभी कैरेक्टर्स के अंतर्गत,
तो उन्हें अब जीवन के अंतर्गत कोई आनंद नज़र नहीं आता, कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता, और इसीलिए वो अपनी इस मृत्यु का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। ये संवेदना निर्मल वर्मा जी दर्शा रहे हैं। तीसरी जो बात करते हैं वो है रिश्तों की वास्तविकता। यदि आप डॉक्टर मुखर्जी जो हैं उनकी बातों को समझेंगे, वो ये लतिका से कहते ही हैं कि किसी चीज़ को ना जानना जितना गलत है, तो वहीं किसी चीज़ से जोंक की तरह चिपक के रहना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था जोंक की तरह चिपके रहना, वो भी बहुत गलत है। तो वो जिस तरीके से लतिका को समझा रहे थे कि तुम जैसे गिरीश नेगी की यादों से जुड़ी हुई हो और बाकी अन्य किसी भी रिश्ते को अपना नहीं रही हो, ये काफ़ी गलत है। तो वो लतिका को यही समझाना चाह रहे हैं कि वास्तविकता से परिचित हो। ज़रूरी है कि जो चला गया है उसकी यादों से ही चिपक के मत रहो, उसकी यादों से ही हमेशा जुड़े मत रहो। अब जीवन में आगे भी चीज़ों को तलाशो। तो ये निर्मल वर्मा जी ये संवेदना दर्शा रहे हैं। और जो चौथी चीज़ है वो है सुखद अंत। जिस तरीके से करीमुद्दीन की धुनों में एक बेहतर आवाज़ नज़र आती है, उसी तरीके से जो लतिका है वो जूली को अपने जो जूली का ख़त होता है उसे दे देती है, उसे वापस जाकर जो उसका प्रेम पत्र आता है उसे लौटा देती है। तो ये एक सुखद अंत दर्शाता है। तो आपको ये चीज़ें दर्शानी है, ये संवेदना है इस पूरे कहानी की। तो अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का उत्तर किस तरीके से डील करना है। तो देखिए, जो अभी हमने संवेदना को डिस्कस किया वो पूरी तरीके से इसी मेन बॉडी में आएगी। आपको मेन बॉडी के अंतर्गत ही वो चारों के चारों पॉइंट्स लिखने हैं, साथ ही आपको स्टेटमेंट्स भी बताने पड़ेंगे उदाहरण के रूप में, जो कहानी के अंतर्गत स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा तो निर्मल वर्मा जी का परिचय दे दीजिए, या ये दर्शाइए कि किस तरीके से उनकी ये कहानी नई कहानी दौर के प्रवर्तक के रूप में देखी जाती है। या आप ये भी बता सकते हैं, आप कहानी को ही 3-4 लाइन के अंतर्गत समझा दीजिए कि कहानी कहना क्या चाह रही है। ठीक है। निष्कर्ष लिखने से पहले ज़रूरी है कि आप तुलना करवाइए कहानी की। देखिए, इस कहानी की तुलना आप इस तरीके से करवा सकते हैं कि जो यहाँ का सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी का, वो सेंट्रल कैरेक्टर किस तरीके से जो अन्य कहानियों के सेंट्रल कैरेक्टर, जैसे कि आप यही सच है में दीपा को देख लीजिए या मछलियाँ के अंतर्गत विजय को देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं जो इनके मन के अंतर्गत द्वंद्व है, इन महिलाओं के अंतर्गत द्वंद्व है, वही लतिका के मन में भी द्वंद्व नज़र आता है। क्योंकि जो कहानी है वो महिला या वुमेन सेंट्रिक जिसे बोला जाता है, नारी केंद्रित कहानी है। लतिका के मन के द्वंद्व को समझाया गया। उसी तरीके से यही सच है में मनु भंडारी जी ने दीपा के द्वंद्व को समझाया है, और मछलियाँ में उषा प्रियमवदा जी ने विजय के द्वंद्व को समझाया है। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए लिख सकते हैं अपने आंसर को, और लिखना ज़रूरी है, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने सारी स्टोरीज़ को ठीक ठाक तरीके से समझा है और पकड़ बनाई है, आप ठीक तरीके से कंपैरिजन करवा पा रहे हैं। उसके पश्चात आप निष्कर्ष लिख दीजिए कि इस कहानी का क्या महत्व है, या हिंदी साहित्य में ये कहानी किस तरीके से एक बेहतर स्थान रखती है। कुछ इस तरीके से एक अच्छा निष्कर्ष, सधा हुआ निष्कर्ष लिखकर अपनी इस आंसर का या अपने इस उत्तर का आप एंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।